चलो ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? देखो अगेन फिजिक्स के थ्रू ही हमें चलना है। मैंने बताया था कि फिजिक्स का टॉपिक है, मैथ्स तो इसकी बस मैथ्स में डाल दिया गया है तो बेसिकली फिजिक्स का ही टॉपिक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा कि अगेन प्रोडक्ट तो दो ही वेक्टर का होगा, यहां पे भी। हाँ, इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट भी हम इसी को बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर। ठीक है, तो अब यहां पे होता क्या है? दो वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है ये ए और दूसरा वेक्टर है ये, ठीक है। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करी जाती है, यानी कि ए क्रॉस बी की बात करी जाती है, तो ये होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब जिस प्लेन में ए और बी है उसके परपेंडिकुलर होगा। और एन कैप का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल। राइट हैंड कर्ल रूल क्या होता है कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखो और सेकेंड वेक्टर की डायरेक्शन में इसको रोटेट करो, तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो हमें क्या बताता है? एन कैप का डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि वेयर एन कैप is a unit vector, n cap is a unit vector perpendicular to the plane of vector A and vector B, and its direction can be obtained by right hand curl rule। ठीक है, अगर हम इस केस में देखेंगे तो ए की तरफ फिंगर्स रखो, बी की तरफ रोटेट करो, तो कैसा जा रहा है? आउटसाइड द प्लेन। तो ये आउटसाइड द प्लेन कैसे दिखाते हैं? ये डॉट बना करके, सर्कल के अंदर एक डॉट बनाओगे तो क्या है? आउटसाइड द प्लेन। सर्कल के अंदर क्रॉस बनाएंगे तो क्या है? इनसाइड द प्लेन। सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये है आउटसाइड, और अगर ऐसा क्रॉस बना देंगे तो क्या हो जाएगा? इनसाइड। तो डायरेक्शन सबको समझ में आ गई, डेफिनेशन भी समझ में आ गई। साइन थीटा यानी कि यहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो, जैसे ये डेफिनेशन मिल गई, यहां से भी में बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनते भी हैं, तो हम एक एक करके सारी चीजें समझते जाएंगे। पहली चीज कि ये जो रूल है ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये सेम नहीं होंगे, ये सेम नहीं होंगे। क्या होगा? ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस टाइम्स बी क्रॉस, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे मैग्नीट्यूड तो ये आने वाला है, पर इसका डायरेक्शन अपवर्ड जा रहा है। बी क्रॉस ए करोगे तो कैसे जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसलिए हम ए क्रॉस बी को क्या बोल सकते हैं कि अगर ए और बी को इंटरचेंज किया तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ए क्रॉस बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो ये कैसा लिखा जा सकता है? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। लेकिन ये याद रखना, यहां पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, जो वेक्टर पहले है वही वेक्टर पहले लिखा जाएगा। ये नहीं कि ए क्रॉस बी लिखा तुमने वहां बी क्रॉस ए कर दिया, वो नहीं कर सकते। पहले ही पता है कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, ऑर्डर बदलने से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात, ये एसोसिएटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लिखा है तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होगा। इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। जब जेई पढ़ते हैं ना तो वहां पे हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी करते हैं, इसका फॉर्मूला अलग होता है और इसका फॉर्मूला अलग होता है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखना, वो जो फॉर्मूला है अपने पास, अगर मैं वहां पे मॉड लगा दूं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या आएगा? मॉड ए तो एज इट इज रहेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ही है, मॉड बी भी एज इट इज रहेगा, मैग्नीट्यूड है, साइन थीटा भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी एज इट इज रहेगा, एंड मॉड ऑफ एन कैप क्या आएगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर। तो ये फॉर्मूला बनकर क्या आ जाएगा? यानी कि अगर ए क्रॉस बी का मॉड लिया गया तो क्या मिलेगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा।
यहां से कई लोग ये फॉर्मूला भी बना देते हैं कि सर अगर साइन थीटा निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए। फिर यहां से एक चीज और भी बनती है, देखना, अगर मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इफ, चलो ये ऐसे लिखते हैं, इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए और बी पैरेलल है तो श्योरली ए क्रॉस बी क्या आएगा, एक जीरो वेक्टर आएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। पैरेलल के केस में क्या होता है, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, जीरो या पाई। साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, साइन पाई इज ऑल्सो जीरो, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो। दैट क्लियर? अच्छा, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि इफ ए क्रॉस बी इज जीरो, तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ए क्रॉस बी इज जीरो, मैंने इफ ए क्रॉस बी इज जीरो, देन क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है कि या तो ए जीरो हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ए क्रॉस बी कहां से आ रहा है, यहां से, या तो ये जीरो हो जाए, या फिर बी जीरो हो जाए, या फिर साइन थीटा जीरो हो जाए, यानी कि ए पैरेलल टू बी हो जाए। अगर ए क्रॉस बी जीरो हुआ तो तीन कंडीशन बन सकती, समझ में आ रही बात? वो हो सकता है ऐसा लिखे तुम्हारे लिए कि क्वेश्चन में लिख दे ए क्रॉस बी जीरो, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी ए इज पैरेलल टू बी, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो ऑल आर करेक्ट, ये होगा सही आंसर। समझ में आ रहा है? तो हमने पैरेलल वाली कंडीशन भी देख ली, ए क्रॉस बी भी देख लिया, साइन थीटा निकालना होगा तो हमने वो भी देख लिया है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? आपका कितनी हो गई थी प्रॉपर्टीज यहाँ पे? 7 ना, 8 पे, 8 प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर पैरेलल वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो। सीधी सी बात है कि आई क्रॉस आई अगर होगा, ए क्रॉस जे अगर होगा, या फिर के क्रॉस के अगर होगा, तो ये सब क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। बेसिकली तो यहाँ पे जीरो वेक्टर होना चाहिए, इनका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर आने वाला है, लेकिन बहुत बार जीरो ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। इज दैट क्लियर? अब देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये वाली प्रॉपर्टी, आई जे एक्स वाई जेड की डायरेक्शन है, याद रखना ये। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम बोलेंगे आई क्रॉस जे इज के, आई क्रॉस जे इज व्हाट, के, याद रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आई क्रॉस जे में आप क्या बोलोगे, मॉड ऑफ आई 1, मॉड ऑफ जे 1, साइन 90 1, और एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो क्या होगा, ये वेक्टर हो। इसी तरीके से अगर आप बोलोगे कि जे क्रॉस के या के क्रॉस आई, इसको आप साइक्लिक ऑर्डर में याद रख सकते हो कि अगर मैंने आई को जे से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, के, या जे को के से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, आई, के को आई से मल्टीप्लाई किया तो इस साइकिल में जाएंगे तो ऐसे मिल रहा होगा। और अगर तुमने साइकिल उल्टा किया तो माइनस साइन के साथ, मतलब अगर मैंने ऐसा कर दिया कि जे क्रॉस आई कर दिया, अगर मैंने के क्रॉस जे कर दिया, आई क्रॉस के कर दिया, ये समझ में आता है सभी लोगों को? साइकिल तो तुम किसी भी ऑर्डर में याद करो ना, तुम्हें तो वो याद रखना आई जे के, बेसिकली तो तुम्हें वो याद रखना है ना, आई जे के। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो तुम इधर से देखोगे ना, क्योंकि तुम्हारा आई जे के का, सॉरी, जो तुम्हारा डायरेक्शन है वो इस तरीके से दिया है, तो ये तो तुम यहां से देखोगे ना कि आई क्रॉस। ये जो साइकिल मैंने बनाई है इसमें डायरेक्शन बनानी कोई जरूरी नहीं है, ये तो सिर्फ मैं तुम्हें ऐसे, मैं जे यहां लिख दूं के वहां लिख दूं, तुम्हें क्या याद रखना है, आई जे के। अल्फाबेटिकली आप कैसे पढ़ते हो, आई जे के पढ़ते हो ना, तो तुम्हें आई जे के याद रखना है। क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैंने इस साइकिल का उल्टा किया तो माइनस साइन, बस ये याद। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि हमने कैसे लिख रखा है, मैटर ये करता है कि हमें साइकिल याद होनी चाहिए आई जे के की। ओके, कुछ डाउट है? अगर साइकिल तुम ऐसे
मैं तुम्हें वही तो बोल रहा हूं, तुम साइकिल पे फोकस कर रहे हो, मैं अल्फाबेट्स पे फोकस कर रहा हूं। मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? अल्फाबेट्स पे। अगर मैंने सपोज करो कैसे बनाया आई जे के, तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, अल्फाबेटिकली कैसे कैसे चलते हैं, आई क्रॉस जे इज व्हाट के। आप समझ में? अल्फाबेट पे फोकस करो, उस साइकिल पे नहीं। वो तो एक रैंडम साइकिल बना रखी है, वो कोई रूल वैसे साइकिल वाला रूल नहीं है, वो साइक्लिक ऑर्डर वाला रूल है, आई जे के, बस ये याद रखो, ठीक है। तो यहां से हम एक चीज और बना सकते हैं। अगर हमारे पास वेक्टर ए दिया है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3, और वेक्टर बी दिया हुआ है 1 आई कैप जे कैप प्लस B3 के कैप, तो हम जब A क्रॉस बी निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं वहां पे, तो यहां डालते हैं आई जे के। पहले वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं तो पहले, दूसरे वेक्टर के जो कोफिशिएंट है, डिटर्मिनेंट ओपन करना लगभग सभी लोगों को आता है ना? कैसे करेंगे? जब इसको ओपन करना होगा तो मैं बोलूंगा कि रो 1 के लिए करो, तो आई रखोगे तो इसका रो और कॉलम हटा दो, जो भी बचा हुआ है, ठीक है। दूसरा वाला किसके साथ, ये प्लस माइनस प्लस के साथ ओपन होता है, तो माइनस जे, रो और कॉलम हटा दो। थर्ड में आओगे तो क्या आएगा, के, ये रो और कॉलम हटा दो, A1 B2 माइनस B1, गरम है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहां तक किसी को? ठीक है, पहले इतनी प्रॉपर्टीज नोट करो, फिर मैं देखता हूं आगे और प्रॉपर्टीज बची हैं, बची होंगी। मतलब एक्चुअल में क्या है कि जेई में तो हम और भी प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं, बट मैं ये देखूंगा कि उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अपने लिए है इंपॉर्टेंट। अब देखो इसके बाद क्या है कि एक क्वेश्चन और बोर्ड में तो खैर पूछा ही जाता है, हो सकता है तुमसे एमयूसीटी में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्या है वो? प्रॉपर्टी नंबर 10 के बाद 11, जैसे वो ये बोलेगा कि यूनिट वेक्टर, कभी कभी लिखता है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। तो भाई ये तो हमें पता है कि किसी का भी अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, अब ए और बी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से आएगा, बट ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर तो है नहीं, तो उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मॉड से, जल्दी मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे आगे आप प्लस और माइनस, क्यों प्लस और माइनस दोनों लगा सकते हो? क्योंकि अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, अब आपसे कोई बोलेगा कि यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके परपेंडिकुलर हो, अगर आप ए क्रॉस बी से निकालोगे तब भी परपेंडिकुलर आ रहा है, लेकिन अगर आप बी क्रॉस ए से निकालोगे तब भी तो परपेंडिकुलर आ रहा होगा, तो दोनों ही हो सकता है। तो शायद एक बार इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज, ऑप्शन ए में प्लस वाला था, ऑप्शन बी में माइनस वाला था, और ऑप्शन सी में था बोथ। तो आंसर क्या होगा? बोथ। बहुत लोग क्या करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि जो पहले वाला दिखाई पड़ रहा है उसी को देख करके टिक लगा करके चले जाते हैं, और फिर उसके बाद वो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी लिख ही देता हूं, बेसिकली उसी क्वेश्चन से मुझे ये याद आ गया, जैसे है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, लिखना था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ऑप्शन ए लिखा हुआ है मान लो यहां पे ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस, ऑप्शन बी लिखा हुआ है बी क्रॉस ए अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस, ऑप्शन सी लिखा हुआ है बोथ, एंड ऑप्शन डी है नन। तो काफी लोग खुश हो जाते हैं पहला ही ऑप्शन देख करके और टिक कर देते हैं। तुम सारे ऑप्शन देखना क्योंकि करेक्ट ऑप्शन ये वाला होगा। समझ में आ रहा है?
तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस होंगे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फटाक से हो जाएगा, नहीं पता है तो ठीक है ये और लिख लो। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, लैग्रेंज। कल तुम सभी लोगों का गणपति यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम है सबका? तो यार मेल करो उनको। कौन कौन बोल रहा? तोलानी वाले ना, हाँ, उनका हो जाएगा क्योंकि उनके पास स्लॉट्स अवेलेबल। तुम पहली प्रायोरिटी गणपति। कोई बात नहीं, तुमने कॉल कर दिया ना। वो लोग क्योंकि अलग अलग स्लॉट्स में लेते हैं ना, गणपति यूनिवर्सिटी वाले एक ही स्लॉट में ले रहे हैं। प्रॉब्लम कितने बजे से एग्जाम? 10 से 12 ही है ना, उसके बाद तो फ्री हो तुम लोग सब। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और है, दैट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या होती है पहले इसको समझ। मतलब कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है कि नाम दिख रहा हो कि लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। होता तो आसान ही चीज है ये, ठीक है। फॉर्मूला होता है एक, कभी कभी हो सकता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, या हो सकता है कि फॉर्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर टू मॉड ऑफ। और ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज भी नहीं है, 1 सेकंड में डिराइव भी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे और डिराइव करना चाहते हो, तो अगर आप लिखोगे कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया? मॉड ए स्क्वायर स्क्वायर थीटा। और दूसरा वाला टर्म लिखोगे ए डॉट बी, तो आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा। अब इसी को कहीं कहीं पे कैसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। या कभी रूट भी कर देते हैं, हाँ। या ये टर्म उधर कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए क्रॉस। अच्छा देखो, इसको अगर मैं ऐसा भी लगा करके लिखूं ना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर, स्क्वायर लगाने का मतलब ही होता है कि आपको क्या करना है, मॉड लगा लेना है वहां पे। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखो चाहे कैसे भी लिखो, सेम ही मीनिंग है उसका। तो आप इसको चाहे मॉड लगा करके लिखो या नॉर्मल ऐसे लिख लो, ब्रैकेट लगा करके लिख लो, पढ़ने वाला बस टर्म्स री अरेंज हो रहे हैं इधर से उधर, और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये भी बिल्कुल एक सिंपल सी आइडेंटिटी है। कभी कभी हो सकता है वो डायरेक्टली ऐसी आइडेंटिटी इनमें से कुछ भी पूछ ले कि विच वन इज ट्रू, ऐसे करके पूछ ले, ठीक है। तो या तो ये पूछ सकता है, या फिर क्या करेगा कि मॉड है मॉड भी दे देगा, ए क्रॉस बी या ए डॉट बी में से कोई एक चीज दे देगा और दूसरा वाला फाइंड कर। ये भी नोट कर लो जल्दी से। डेरिवेशन एक लाइन का है, कुछ नहीं करना है इसमें। वेक्टर 3D यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों से आ जाते हैं, हो सकता है 6 भी आ जाए, बड़ी बात नहीं है। देखा? अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मॉड ए लिखा है मॉड बी लिखा हुआ है ए डॉट बी लिखा हुआ है ए क्रॉस बी वो आपसे पूछ रहा है। तो क्या लगेगा, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, फटाफट लगाओ, आंसर बताओ। ऐसे ही यहां पे वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है और आपसे वो ए क्रॉस बी पूछ रहा है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ओपन करके निकलेगा। फटाफट निकालो, दोनों क्वेश्चन कर दो जल्दी से। बस थोड़ा जल्दी जल्दी करना है यार, 2 क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम।
हमारी स्पीड यही क्लास में ही चेक हो जाएगी। हाँ हाँ। पहले वाले का क्या आ रहा है 9। बाकी लोग भी क्रॉस चेक करके बताओ यार, ठीक है। 9 सही कर दिया है। फॉर्मूला तो सिंपल ही है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर करोगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर क्या आएगा, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अभी आ गया 9, आ गया 25 माइनस 144, ट्राई करोगे 81 आ रहा होगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना, दूसरा वाला निकालो। यार ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एमयूसीटी में, ठीक है, गलत नहीं होने चाहिए ये वाले। ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये यही पूछे जाएंगे आपसे, ये वहां गलत नहीं होने चाहिए। -2j -3 -2i -3j -5। तो ये भी वैसे ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, ये भी सिंपल आई जे के। क्या पहला वेक्टर 1 1 -1 क्या 2 निकालो, आएगा 1 -3 1 माइनस का 3 माइनस जे प्लस के आ गया। डन, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। देन अब यहां पे क्या दिया है कि ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज 0, देन यू हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी। देखो ये प्रूव दैट वाला जो क्वेश्चन है इसी को मैं ऑप्शन बना करके डाल सकता हूं। ऑप्शन 1 में डाल दूंगा ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, ऑप्शन 2 में डाल दूंगा बी क्रॉस सी इक्वल टू सी, ऑप्शन सी में डाल दूंगा बोथ, ऑप्शन डी में डाल दूंगा नन। ठीक है, तो प्रूव दैट को ये मत समझना कि अरे सर प्रूव दैट है, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा, सब पूछा जा सकता है। 1 मिनट का टाइम है, दिमाग लगाओ, जल्दी से प्रूफ करो। डन, भाई देखो एक चीज याद रखो, केवल क्योंकि अब तुम लोगों के पास समय बहुत कम है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी गलतियां कर सकते हो क्लास में करो। अगर तुम केवल ये लिख करके बैठे रहोगे, क्वेश्चन लिख करके बैठे रहोगे, तो तुम्हें क्या लग रहा है क्वेश्चन अपने आप खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला ना। तो कुछ करो, चाहे गलत करो, गलत करने के लिए फांसी थोड़ी ना मिल रही है यहाँ पे। कुछ करो तो सही। काफी सारे लोग क्वेश्चन लिख करके बैठे हैं, देख रहे हैं, देखते देखते हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी करो, गलत करो सही करो, गलत होगा क्लास में ही तो गलत होगा ना। तुम्हें क्लास में गलत करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, बल्कि फिलहाल तो एग्जाम में भी गलत करने का पनिशमेंट नहीं है, बस फाइनल एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां आप गलत सही जो कर रहे हो करो, ट्राई करो, अटेम्प्ट मारो। यहां पे क्वेश्चन आसान है। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इज वॉट 0। अब देखो इसी डेटा से तो अपने को काम करना है ना। कुछ क्या कर सकते हैं यहां पे हम, बी से क्रॉस कर दो, बी से क्रॉस करके देख लो। तो बी से क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, तो ये आएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब ये तो वैसे ही 0 होगा, तो आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। इसको माइनस बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है, जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके थ्रू। तो अपने पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू वॉट, ए क्रॉस सी। ऐसे ही सी से क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो तीसरा वाला हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्रॉस प्रोडक्ट किससे किया, बी से। समझ में आ रहा है ना, तो खो जाता है बीच बीच में। पहले क्या किया, बी से क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसको भी किया और 0 को भी किया। यहां पे भी करोगे आप, 0 क्रॉस बी, 0 क्रॉस बी इज व्हाट 0, तो 0 ही आने वाला है। बी क्रॉस बी भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है।
तो अपने पास क्या बचा, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी। सी क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी क्रॉस सी। काम इधर उधर कर लो, हो गया। इसी तरीके से सी से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर सी से करें तो क्या आएगा, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी इक्वल टू 0 क्रॉस सी, दैट इज 0। ये भी क्या आने वाला है, 0। अब आप ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हो, माइनस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस 0 इक्वल टू 0। इसको उधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी। खत्म, यही तो प्रूफ कर। आ रही है बात समझ में? एक छोटी सी ट्रिक है। अब होना क्या चाहिए पता है, ये क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बुक में होना चाहिए, क्योंकि यही ट्रिक है। अगर आपको ये वहां पे क्लिक कर गई तो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर वहां पे नहीं क्लिक करी तो तुम क्या सोच रहे होगे कि सर ने बताया था यार ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बस अभी याद नहीं आ रहा है। ये ट्रिक वहां पे जाकर के यूज करनी है आपको, तो ये आपके फॉर्मूला बुक में होनी चाहिए, सभी लोगों के फॉर्मूला बुक में होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? नोट किया? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल, बेसिक ही पूछेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, तो वो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा तो बी कैप से मल्टीप्लाई कर देना, वो मैंने पहले ही बताया हुआ था। स्केलर प्रोडक्ट वाले में मैंने पहले ही बताया हुआ। इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगा, अभी वो भी देखेंगे हम लोग। देखा? चले आगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी यूनिट वेक्टर वाली की बात कर रहा था ना, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। तो आप क्या करोगे, क्रॉस करोगे, एक वेक्टर आएगा और फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। आगे प्लस माइनस लगाना मत भूलना, करो जल्दी जल्दी। पैरेलल, इन दो वेक्टर के पैरेलल तो कोई वेक्टर हो ही नहीं सकता ना। सोच के देखो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, क्या दोनों के एक साथ पैरेलल हो सकता है? और दोनों के अगर प्लेन के पैरेलल होने की बात करेगा तो इनफाइनाइटली मानिए ये परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिक होता है। अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, क्या था वो, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस, और आगे प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालो और मॉड निकालो, दोनों चीजें निकालो। पहले निकालो कि ए क्रॉस बी क्या है, निकालो, फिर मॉड क्या है, और फिर उसको डिवाइड करो जल्दी जल्दी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं IMUCT में फिलहाल। रोहित यार, तू आगे बैठा कर कल से मेरे सामने, तो दिखना चाहिए तेरी नोटबुक में क्या चल रहा है। डन। क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया है, और फिर उसका मॉड। गुड, होपफुली सबसे हो गया होगा, या किसी को डाउट हो तो बोलो अभी मुझे। है क्रॉस प्रोडक्ट निकाला? क्यों नहीं निकाला यार, निकाल जल्दी निकाल, इतना टाइम थोड़ी ना अपने पास। क्रॉस प्रोडक्ट निकालेगा, ए क्रॉस बी करेगा तो क्या आएगा, यहां पे आएगा आई जे के, और यहां पे क्या आ रहा है 1 - 1 - 1, और यहां पे क्या आ रहा है 2 - 3 - 1। अब इसको ओपन करो, आई का कोफिशिएंट क्या आएगा 1 - 3, माइनस जे का क्या आएगा -1 प्लस -1 + 2, और के का क्या आएगा -3 + 2। तो ये कितना आ गया, यह है -2i -j -k, क्या आ गया ए क्रॉस बी। तो जब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो भी वेक्टर आपके पास आया है, ये आया है, इसका
मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 + 1 + 1 दैट इज 6, आगे प्लस माइनस। डन। अब इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझना। पहला तो क्या है कि अगर आप मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करते हो, समझो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर मैंने ऐसे किया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हमें क्या बताता है? ये बताता है हमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are along वेक्टर ए एंड वेक्टर, मतलब ऐसा समझना कि एक वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक साइड और दूसरी वेक्टर बी के डायरेक्शन। तो अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा तो वो यहां बन गई, इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगा तो यहां बन गई। अब ये बन गया अपना पैरेलल के पैरेलल क्या है वो कैसे में है ए क्रॉस बी का मॉड। अच्छा, ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? ज्योमेट्रिकली, तो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं, जो तुम लोगों ने उसमें भी पढ़ा होगा, मेंसुरेशन में भी पढ़ा होगा, तो वहां पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। वो तो ट्रेपेजियम में चला जाता है भाई। ये होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। जैसे ये हो गया अपना बेस। अब बेस अगर तुम देखोगे तो क्या दिख रहा है? मॉड ए इनटू क्या चाहिए हमें? हाइट। अब ये लेंथ है मॉड बी और ये है थीटा। तो अगर मैं पूछूंगा कि हाइट कितनी है, मॉड बी साइन थीटा। और अगर मैं यहां पे बेस डालूंगा मॉड ए और हाइट डालूंगा मॉड बी साइन थीटा, तो ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ए क्रॉस बी का मॉड। समझ में आया? और अगर कभी आपसे वो ऐसे बोलता है कि ए क्रॉस बी क्या है, सारी कहानी वही है, लेकिन अब क्या बोलेंगे? वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर। क्या बोलोगे? सब कुछ वैसा ही है, बस एरिया की जगह पर क्या आ जाएगा? एरिया वेक्टर ऑफ व्हाट? पूरी स्टोरी वही, ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are along। बस यहां पे क्या होगा? यहां डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि जब आप ए क्रॉस बी कर रहे होगे तो डायरेक्शन कैसी है? अपवर्ड। बी क्रॉस ए करोगे तो डायरेक्शन कैसी होगी? क्लियर है? दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जैसे मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ये ट्राइंगल बन रहा है, तो सीधी सी बात है पैरेललोग्राम का आधा है। तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are along vector A vector B 1/2 mod of 1/2 क्यों कर दिया? क्योंकि पैरेललोग्राम का तो क्या हो जाएगा? 1/2। यहां तक सबको। और अगर मैं मॉड ना लगाऊं तो क्या आएगा? एरिया वेक्टर आने लगेगा। तो क्या आने लगेगा? एरिया। ये समझ में आ रही है बात? यार किसी को कोई डाउट हो ना तो मुझे पहले यहां पे रोक करके पूछ लेना, क्योंकि अगर यहां रोक करके नहीं पूछोगे तो तुम आगे फंस जाओगे। शक्ल देख करके मुझे डाउट लग रहा है, तू बोल ही कुछ नहीं रहा, बस ऐसे देख रहा है जैसे मैंने पता नहीं फ्रेंच। क्या डाउट है बताओ? अरे इधर देख, ये समझ में आया था? बेस कहां साइन थीटा हुआ? हाइट कैसे साइन थीटा हुआ? भाई इस ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगा। अगर इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएगा तो क्या आएगा? h बाय परपेंडिकुलर अपॉन, तो h क्या आएगा? हमेशा याद रखो, क्या याद रखना है? कि अगर अपने को हाइपोटेन्यूज दिया और थीटा दिया है,
तो परपेंडिकुलर में साइन थीटा और बेस में क्या आएगा, कॉस थीटा। अगर ये मॉड भी दिया है तो आप इसको लिखोगे मॉड बी साइन थीटा, इसको क्या लिखोगे, मॉड बी कॉस थीटा। फिजिक्स में भी तो यही करते हैं, कंपोनेंट डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो। तो एंगल के साथ लगी हुई जो साइड होती है उसमें क्या आ जाता है, कॉस, और एंगल के अपोजिट जो होता है उसमें क्या आ जाता है। क्योंकि इसके बाद जो मैं पॉइंट बताने वाला था वो थोड़ा और इंपॉर्टेंट है और थोड़ा इससे एक लेवल अप है, कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे क्या है देखना, और ये हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में बना करके पूछ लिया जाए। वो बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल का नाम दे दिया मैंने, वेयर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी आर वेक्टर ए, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, बाई 2 ऑफ ए क्रॉस बी ये डायरेक्टली याद रखना है। बोलोगे सर अभी तो केवल ए क्रॉस बी चल रहा था, अब आपने ये बना दिया क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने पॉइंट दे रखे हैं। समझना अब क्या हो रहा है यहां पे कुछ ऐसा हो रहा है कि ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल है एबीसी, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है ए, बी का क्या है बी, सी का क्या है। अगर मैं बोलूंगा कि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो तुम क्या बोलोगे, एरिया तो सर क्या होना चाहिए 1/2 और जो दो एडजेसेंट वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट, यही तो बोलोगे ना। एडजेसेंट वेक्टर क्या है यहां पे ए बी और दूसरा क्या है ए सी, ए सी ले लो बी सी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी दो उठा लो। अब ए बी वेक्टर को अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सी माइनस ए। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा ओपन करेंगे। तो जब आप इसको पूरा ओपन करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला, समझ में आ रही है बात। तो हमें ये डायरेक्टली याद रखना था, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया। प्रूफ वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है, 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है, पर ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है वहां पे। दोनं में डिफरेंस है। यहां पे जो वेक्टर दिया था यहां पे ये पूरी साइड, जैसे यहां पे क्या होगा, यहां पे सपोज करो ये पॉइंट ओ है और ये ए है, तो वेक्टर ओ ए इज ए, वेक्टर ओ बी इज बी, ऐसा दिया हुआ। यहां पे क्या है, यहां ओरिजिन कहीं अलग है, ओ ए ओ बी ओ सी अलग तरीके से बन रहा होगा। तो जब आप ए बी निकालोगे तो क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। जैसे मान लो सपोज ओरिजिन यहां पे है, तो जब आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो क्या आएगा, ओ बी। जब ए सी निकालोगे तो क्या आएगा, ओ सी माइनस ए। तो यहां पे लिखा वैसे। तो दोनों में डिफरेंस है। पहले वाले में क्या है, साइड किस वेक्टर के अलोंग है वो दिया हुआ है, दूसरे में क्या है कि इनका पोजीशन वेक्टर क्या है वो दिया हुआ है, तो हमें वो साइड निकालनी पड़ेगी। तो यहां से ये फॉर्मूला क्लियर। देखो जल्दी से, पीछे नहीं लिखाया था। चाहो तो ये वाला स्टैंडर्ड कहीं पे लिख लेना कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज दिया और एंगल दिया हुआ है तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा, एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा, एच। हाँ अभी आ रहा हूँ उस पर, वो भी एक फॉर्मूला है, जेई में तो हम लोग प्रॉपरली डिराइव कराते हैं उसको।
लेकिन इसमें तुम डायरेक्टली यूज करो। दैट इज फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल, नॉट फॉर पैरेललोग्राम, एनी क्वाड्रिलेटरल। 1/2 d1 क्रॉस d2 करोगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाए। हो गया? लिखा हुआ क्वेश्चन जल्दी से। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are along the vectors i minus 2j plus k, दूसरा 2i minus 3j। अब यहां पे k नहीं लिखा है, यानी k का कोफिशिएंट क्या है? 0। करना क्या है यहां पे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके मॉड निकालना है। क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके मॉड निकालना है। जल्दी जल्दी करो भाई। और देखो ये सब करने के साथ साथ में एनसीईआरटी लगाते जाना यार, बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी मत छोड़ना। ठीक है? एनसीईआरटी मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। रूट 14 आ गया। अभी भी वही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आई जे के, उसके कोफिशिएंट लिखो, डिटर्मिनेंट ओपन करो और फिर उसका मॉड लो। उस क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी अलग हो गई है, लेकिन करना अभी भी वही है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसका मॉड। जल्दी जल्दी पेन चलाओ यार सभी लोग। आ गया? सुखी दिखाई पड़ रहा है, आया जरा? हाँ अब देखो ये वैसे तो एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड की तरह ही याद रख लो। यहां पे क्या है? एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। एनी क्वाड्रिलेटरल मतलब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ऐसा बना। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक डायगोनल है वेक्टर ए के अलोंग और दूसरा डायगोनल है वेक्टर बी के अलोंग, तो अगर मुझे कभी इसका एरिया निकालना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। डेरिवेशन जेई वेई में पूछ लिया जाता है, तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, डेराइव वराइव कोई नहीं कराएगा, तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है। हाँ हाँ हाँ, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल के थ्रू निकल। ओके मैं डेराइव नहीं कराने वाला हूं क्योंकि तुमसे कोई पूछेगा नहीं डेरिवेशन, इसलिए मैं उसके डेरिवेशन में नहीं जाने वाला। बस इतना याद रखना है, डायग्राम बना करके इतना याद रख सकते। ठीक है? चले? देखो अब यहां पे आ रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाने से पहले मैं तुम लोगों को ना एक क्वेश्चन और देना चाहता हूं। शायद ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था या कभी पूछा गया था। इफ ए कैप and b cap are two unit vectors and angle between them then। अब यहां पे वो चार ऑप्शन बना सकता है, ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें प्रूव दैट के फॉर्म में, प्रूव दैट मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप स्क्वायर। 1/2 mod of a cap plus b cap is cos theta by 2।
ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है फर्स्ट पार्ट, या सेकंड पार्ट में ऐसा होगा कि 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस कैप इज, क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ऐसे ही पूछा गया था कि ये दे दिया था, ऑप्शन ए में डाल दिया था cos θ/2, ऑप्शन बी में sin θ/2, ऑप्शन सी में बोथ, डी में, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी को, वैसे तो है तो ये बोर्ड का ही क्वेश्चन, किसी को आइडिया है कैसे होता है, क्या करते हैं बताओ? हाँ बिल्कुल ही, लेकिन स्टार्ट कहां से करोगे? होल स्क्वायर सिस्टम, एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप के होल स्क्वायर सिस्टम, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा मॉड ऑफ ए कैप का ऑफ बी कैप का टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप, तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए कैप 1 मॉड ऑफ बी कैप 1 एंड, तो यहां से क्या आएगा 2 + 2 cos थीटा, फिर इधर से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 + cos थीटा, और इधर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे होगे तो क्या आ जाएगा 2 × 1 + cos थीटा, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, तो ये किसके इक्वल आया, ये आया ए कैप प्लस के होल, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप क्या आ जाएगा, आएगा 2 cos θ/2, फिर 2 को वहां डिवाइड कर दोगे तो समझ में आ रहा है? आराम से देख लो, पूरा एक एक चीज आराम से देख लो, किसी स्टेप में डाउट आ रहा हो तो मुझे पूछ लो, नहीं आ रहा हो तो नोट करना और फिर ये डिराइव करना, आराम से देख लो पहले सारी चीज, ये वाला डिवाइड करो ना यहाँ पे, तभी तो ये 1/2 लिखा मैंने, वाला यहाँ स्क्वायर रूट लिया, हाँ 2 × 2 था ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट लिया तो इधर से स्क्वायर हट गया, 2 स्क्वायर का ये हट गया, इसका भी एक स्क्वायर हट गया, ये हो गया बिल्कुल सेम, ये बस माइनस लगाना है, तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाता है 2 sin स्क्वायर θ/2, अब ये सब क्वेश्चन यार एनसीईआरटी के और बोर्ड के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वहां पे, अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में मैं जो भी कुछ करा रहा हूँ वो अच्छी तरीके से करते जाओ, प्लस एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना ताकि आपका दिमाग वहां पे चल जाए। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके फॉर्मूला बुक में होना चाहिए विद ट्रिक, मैंने इसको क्या पूछा कि क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होगा, इसने बोला सर होल स्क्वायर कर, क्योंकि इसके दिमाग में ट्रिक थी इसलिए इसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है कि आपको मॉड ऑफ a + b का होल स्क्वायर यूज करना है, वहां से क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।